नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग शुरू करते हैं। बिहारी लाल को पढ़ेंगे। रीतिकाल के कवि वगैरह हो गए थे। बिहारी लाल को कल हम लोगों ने थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ा था और आज हम लोग उसको विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। बिहारी लाल की कुछ पंक्तियां, उनके बारे में विद्वानों की जो राय है, ये सारी चीजें। चलिए। बिहारी अथवा बिहारी लाल का जन्म 1595 बसुआ गोविंद ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक। बिहारी लाल के संबंध में, जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधार, मथुरा बसी ससुराल। जन्म ग्वालियर जानिए, ठीक, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधार, मथुरा बसी ससुराल। ऐसे हम लोग याद करते थे जनवरी फरवरी, कौन सा 30 का महीना, कौन सा 31 का है, कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक। अर्थात बिहारी का जन्म ग्वालियर में, बचपन बुंदेलखंड में और जवानी मथुरा में, जहां उनकी ससुराल थी, वहां बीता। बिहारी लाल के पिता केशव राव भी एक प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी लाल की पत्नी भी संभवतः कवित्री थी। ठाकुर कवि ने तो सतसई के दोहे बिहारी के नहीं बल्कि उनकी पत्नी का लिखा हुआ बताया है। तो बिहारी सतसई के जो दोहे हैं वो बिहारी का ना बताकर उनकी पत्नी का किसने बताया, तो ठाकुर ने, ठीक। मिश्र बंधुओं ने भी केशव पुत्र वधु कहकर एक कवित्री का उल्लेख किया है। तो केशव इनके पिता थे और पुत्र वधु यानी कि इनकी पत्नी। कहा जाता है बिहारी लाल के पदों की प्रशंसा सुनकर शाहजहां ने उन्हें आगरा बुलाया था तथा इनकी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर आगत सभी नरेशों ने वार्षिक पुरस्कार देना स्वीकार किया था। रहीम की प्रशंसा में बिहारी ने एक दोहा लिखा था और उस पर प्रसन्न होकर रहीम ने बिहारी को एक बड़ी रकम पुरस्कार में दे दी थी, ठीक। कहा जाता है कि जयसिंह ने अपने नई रानी के रास रंग में इस तरह लिप्त थे कि राजकाज भूल गए थे। तब बिहारी ने एक पहले भी पढ़ा होगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सो भी आगे कौन हवाल, ठीक। नहीं पराग नहीं मधु मतलब तुमको कुछ ख्याल ही नहीं कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। वो जो है अपनी जो सबसे छोटी उनकी रानी थी, तीसरी रानी, उसके साथ वो एकदम मस्त थे। उपरोक्त दोहा से प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने बिहारी को अपने पास रख लिया और प्रत्येक दोहा पर एक एक असरफी देने की बात कही। जयसिंह की महारानी अनंत कुमारी बिहारी पर प्रसन्न होकर काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दे दी। काली पहाड़ी, ठीक। जन्म मृत्यु जन्म स्थान ये सब इस टाइम भले अच्छे से ना याद करो, लेकिन जो ऐसी चीजें हैं कि जो किसी ने दिया है और पात्रों का नाम जो जुड़ रहा है, इसको जरूर याद करें, क्योंकि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है जन्म मृत्यु हर कोई याद करके ही चलता है, ठीक। बिहारी लाल के गुरु नरहरि दास थे। ये उनके पिता के भी गुरु थे। आश्रयदाता जयपुर के राजा जयसिंह थे। ये राजा जयसिंह के यहाँ आश्रित कवि थे, ठीक। बिहारी लाल संतानहीन थे तथा अपने भतीजे निरंजन कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। ये कृष्ण कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके भतीजे, अपने भतीजे कृष्ण को, निरंजन कृष्ण को वो अपना पुत्र ही मानते थे, ठीक। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी, ठीक। रीतिकाल के रिद्धि सिद्ध काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है बिहारी सतसई, ठीक। सतसई की रचना ने राजा जयसिंह के लिए, सतसई की रचना बिहारी ने किसके लिए की थी, भी इंपॉर्टेंट है। राजा जयसिंह, ठीक। राजा जयसिंह के लिए इन्होंने की, ठीक। चलिए। सतसई के दोहे को आजम शाह ने क्रमबद्ध करवाया था। इस कारण सतसई आजम शाही क्रम के नाम से भी जाना जाता है। सतसई की रचना ब्रज भाषा में तथा दोहा छंद में की गई। इसमें 6 सोरठे भी हैं, इसको छोड़िए। बिहारी सतसई के समस्त दोहों की संख्या विकल हो गया था।
हिंदी में तुलसीदास कृत रामचरितमानस को छोड़कर किसी अन्य ग्रंथ की इतनी टीकाएं नहीं लिखी गई जितनी बिहारी सतसई की। अंग्रेजी बिस्कोप माइलोपीडिया ब्रिटेनिका ने काव्य कला की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिष्ठित कृति माना है। ये इंपॉर्टेंट है। काव्य कला की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिष्ठित कृति माइलोपीडिया ब्रिटेनिक, ये अंग्रेजी का डिक्शनरी है। ठीक, चलिए। बिहारी लाल के दत्तक पुत्र मतलब जिसको आप गोद लेते हैं, उनके भतीजे जो थे, कृष्णलाल कवि ने सर्वप्रथम बिहारी सतसई की टीका सवैया छंद में लिखा। ठीक, सतसई के टीकाकारों में सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका, लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका, प्रभुदयाल पांडे ने प्रभुदयाल पांडे की टीका, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार, ये कई बार पूछा गया है, बिहारी बिहार। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट जो लिख ली, लल्लू लाल लालचंद टीका, सूरत मिश्र का तो बहुत कम पूछा जाता है, अंबिका दत्त व्यास का बिहारी बिहार, पद्म सिंह का संजीवनी भाष्य, आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सतसई फारसी भाषा में तथा जगन्नाथ दसराकर ने बिहारी रत्नाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, सतसई के टीकाकारों में सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका, लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका, प्रभुदयाल पांडे इनको छोड़ दीजिए, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार, पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य, और फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर। पंडित परमानंद ने सतसई का अनुवाद श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत भाषा में किया। परमानंद शर्मा ने सतसई का अनुवाद श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत भाषा में किया। ठीक है, और देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी, कल ये शायद हुआ था। अंबिका दत्त व्यास ने सतसई के दोहों को रोला छंद में परिवर्तित कर टीकाएं लिखी, जिनका बिहारी बिहार है। हिंदी साहित्य में यदि सूरदास भक्ति रस के, तुलसीदास शांत रस के और भूषण वीर रस के आचार्य हैं, तो रसिक बिहारी लाल श्रृंगार रस के सिद्ध कविवर हैं। चलिए, बिहारी के काव्य की विशेषता है कि भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति। सूरदास की राधा भावुक और मूक है, किंतु बिहारी की राधा क्या है, तार्किक और वाचाल है। बिहारी के काव्य की विशेषता है कि भाषा की समास शक्ति। समास शक्ति का मतलब वो होता है कि जब ज्यादा बातों को कम में कह देना, क्योंकि जब हम समास विग्रह करते हैं तो बात का फैलाव होता है। ठीक, तो भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति। सूरदास की राधा भावुक और मूक है, वहां राधा चुप रहती है, ज्यादा कुछ नहीं कहती, वो बस विरह में पड़ी रहती। किंतु बिहारी की राधा जो है वो तर्क करती हैं, ठीक है, और ज्यादा बोलने वाली हैं, ज्यादा प्रश्न करने वाली हैं। लाला भगवान दीन बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न मानते हैं। अब यहां देखिए, ये भी आ गया कि पहला रत्न सूर, तुलसी, केशव, उसके बाद बिहारी। ठीक, मिश्र बंधुओं ने भी अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में बिहारी को चौथा ही स्थान दिया है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित बिहारी ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए। सतसई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने लिखा है, करी कमाई सतसई भरी अनेक स्वाद। श्याम सुंदर दास ने बिहारी सतसई को रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति माना है, और विश्वनाथ सिंह ने बिहारी को हिंदी मुक्तक काव्य साहित्य का बेजोड़ कवि माना, तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माना है। पद्म सिंह शर्मा और मिश्र बंधुओं ने
के बीच बिहारी और देव की श्रेष्ठता को लेकर काफी विवाद रहा है। श्री शर्मा बिहारी को श्रेष्ठ बता रहे थे। इनका एक वो भी है पद्म सिंह शर्मा का कि बिहारी की जो रचना है वो शक्कर की रोटी है। अभी आगे आएगा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी ससाई की भूमिका कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। कृष्ण बिहारी, इसको याद कैसे करना मैं बताता हूँ। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, और लाला भगवान दीन में लिखा हुआ ने होगा, बिहारी और देव। कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी कहाँ आ रहा है बाद में, तो देव और बिहारी हो गया है जहां बिहारी। और फिर लाला भगवान दिन तो याद ही हो जाएगा, दूसरा अपने आप युद्ध। तो जिसमें बाद में बिहारी है तो बाद में बिहारी वाले का है कृष्ण बिहारी, ठीक। या जिसमें पहले भगवान है ऐसे कर लो कृष्ण, तो यहाँ देव, ऐसे भी कर सकती हो, ठीक। तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहार की वाग विभूति नाम से आलोचना ग्रंथों की रचना की है। ये वाला मिलान में कई बार आया और कंफ्यूजन में गलत होता कौन किसका है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने कहा है कि हाल के गाथा सप्तशती जो इनकी है हाल की, या गाहा सप्तशती कहीं, या सत्सई कहीं कहा जाता प्राकृत भाषा में, गोवर्धन की आर्या सप्तशती के, तथा बिहारी के दोहा के बादशाह हैं, ठीक। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने कहा कि हाल गाथा के, गोवर्धन आर्या के, तथा बिहारी दोहा के बादशाह, ठीक। डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने बिहारी को रीति सिद्धि, तो हरिचरण का पूछा ही नहीं जाता, छोड़िए। बिहारी लाल की सत्सई की प्रशंसा में कवि ने कहा है कि सत्सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, अरु नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे, घाव करे बेहद सकल शरीर, घाव करे गंभीर। काव्य में अर्थ गांभीर्य और उसके विस्तार के कारण बिहारी को अक्षर कामधेनु भी कहा जाता है, अक्षर कामधेनु, ठीक। काव्य में अर्थ गांभीर्य और उसके विस्तार, ठीक, के कारण इनको क्या कहा जाता है, अक्षर कामधेनु। अब आते हैं बिहारी लाल के बारे में विद्वानों की राय क्या है। सबसे पहले शुक्ल का देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। वो दोहे के बारे में कह रहे, मुक्तक छंद के बारे में कहते हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसके एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। आगे गिरियर्सन कहते हैं, यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना है ही नहीं, ठीक। फर्स्ट पेपर का टेस्ट होता कि नहीं होता है? दो क्वेश्चन आएगा वहां से, अपनी तैयारी तेज करो। जुलाई में एग्जाम है, जून लास्ट में, मैं बताता हूँ, ठीक। दो क्वेश्चन उसमें से आता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता, पहले उसी की चर्चा। 5 क्वेश्चन लगभग आ जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से, ठीक, और इतने ही आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से, ठीक। और उसके बाद अब क्या बच रहा है, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ का टोटल टेबल वाला और बाकी जो आता है थोड़ा सा श्रेणी वगैरह सीरीज वाला, टोटल 8 से 10 क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक। कितने हो गए, 25 हो गई। 5 क्वेश्चन आपको वो सही करना है, कंप्रिहेंशन वाला, वो सही ही करना है। और वो अगर ये सोच के जाओगी कि मैं सही कर लूंगी, ये इजी होता तो नहीं कर पाओगी। मैं भुक्तभोगी हूं उसका। उसको बार बार 2-3 बार जब करोगी ना, और उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इतना हमारा दिया हुआ, ठीक, और नीचे 4 ऑप्शन है, ठीक, 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। अब हमने, और एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है
और कभी काल स्क्रीन छोटी मिल जाती थी, इधर उधर सरकाना भी पड़ता है उसको। तो पूरे मन से तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। अब पढ़ोगे उड़ता चला जाएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अब फिर हम क्या करते हैं, आते हैं प्रश्न पे। पढ़ने के बाद अपने पहले प्रश्न पे आए। 1 2 3 4 ऑप्शन है, और जो पहला ऑप्शन है या दूसरा या तीसरा मान लीजिए, चौथे पे हम पहुंचे ही नहीं, पहला दूसरा तीसरा देखे, और ऊपर से पहले पैराग्राफ में कोई एक ऐसा शब्द मिल गया जो इसमें है, तो हमको लगता है यही वाला सही, और वही हम कर देते हैं गलत। ठीक, इसको हमको चारों को पढ़ना है, और फिर चारों को वहां उठा के रखना। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, मतलब 5 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो चारों ऑप्शन हमें पढ़ना है, भले पहला ही सही हो सकता, पहला ही सही हो, लेकिन हमको चारों पढ़ के मिलाना है, हमको अपना सही करना। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, हो गए 25। अब आइए, अब आता है वो क्या नाम है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग आती कि नहीं आपको? आती है। 35 क्वेश्चन इसमें ले जाओ कम से कम, 30 प्लस। ठीक हुआ, उसके लिए कंटेंट, फर्स्ट पेपर का कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस कर, PYQ करिए। और PYQ ही ज़्यादा पुराना नहीं, लगभग 50 सब्जेक्ट के UGC नेट के पेपर होते हैं। ठीक, और 50 में एक प्रथम पाली द्वितीय पाली चलती है, तो कितने हो गए टोटल? 100। प्रीवियस ईयर का बस 1 साल पहले का पूरा आप कर डालिए, उसके बाद देखिए कितना सही हो रहा है, कितना नहीं सही हो रहा है। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ हाँ जी, कोई नहीं, आप PYQ करते रहिए आराम से, क्योंकि ये भी मजबूत होना जरूरी है। और आपका सेकंड पेपर यहाँ तक जाएगा, इससे ऊपर भी जा सकता है एग्जाम में, 70 क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, इतना इसमें चल जाए और उसमें इतना चल जाए, 30 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। 5वां नंबर देखिए, बिहारी की रचना की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था, शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों की भांति जड़े हुए थे तथा रत्नों की आभा बिखेरते हैं। ठीक, 8वां, बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है। इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं, ये शुक्ल का है सारा। बिहारी की नायिका इतनी छीड़ हो गई कि जब सांस खींचती है तब उसके झोंके से 4 कदम पीछे चली जाती है, और जब सांस निकालती है तो उसके साथ 4 कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम की सी दिशा हो गई है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची, उसमें रीतियां स्वतः सिद्ध होती चली गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार कहा। रसिकों के हृदय का हार, बिहारी सतसई, HPD। ठीक, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने द्वारा संपादित ग्रंथ स्वर्ण मंजूषा में बिहारी के बारे में कहा है कि बिहारी की कविता हिंदी कविता कामनी के ललाट की बिंदी है। नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा बिहारी की कविता हिंदी कविता कामनी के ललाट की बिंदी। पद्म सिंह शर्मा, बिहारी के पद शक्कर की रोटी की, ये कई बार पूछा गया, जिधर से तोड़िए उधर से ही मीठी लगती है। या ऐसे भी पूछ लेता बिहारी के पद को शक्कर की रोटी किसने कहा, तो पद्म सिंह शर्मा। ठीक, चलिए।
बिहारी ने मंगलाचरण के पद मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई अज्जा तन की झाई परी श्याम हरित दुध होई। राधा को सप्रेम समर्पित किया है। पद में कृष्ण से भी श्रेष्ठ राधा को बताया गया है, क्योंकि राधा के शरीर को छवि पड़ते ही कृष्ण का चेहरा खिल जाता है। तो वही कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई पर, झाई यानी परछाई पर है, श्याम हरित दुध, मतलब मैं एकदम हरियर हो जाता। बिहारी ने नायिका के प्रेम की तुलना मणि से की है। जिस तरह मणि की कांति वस्त्र से छनकर, जिस जिस तरह मणि की कांति वस्त्र से छनकर निकल जाती, मणि कांति वस्त्र से छलकर निकल जाती, उसी प्रकार प्रेम को छुपाया नहीं जा सकता। ये तो सच है, पता चल जाता है। आप किसी को लाइक करते हैं तो उसको पता चल जाता है। वो मतलब आपको भले ना बताए या ऐसा एक्सपेक्ट करे कि आपको पता ना चले, लेकिन एक चीज, इस मामले में लड़कियां बहुत तेज होती हैं। उनको तुरंत पता चल जाता है कि लड़के की नज़र बता देती है कि ये प्यार करता है कि नहीं करता है, या मतलब प्रपोज करना चाह रहा है, क्या है इसके मन में, है ना। वही वो एक मैं कल पढ़ा था कि अगर महिलाएं पुरुषों का मन पढ़ पाती तो पुरुष हर सेकंड पे थप्पड़ खाते। है, है? नायक कहता है तेरे नाक की खूबी कर्ण का आभूषण, यानी जो पहना जाता है, तेरे नायक की खूबी मेरे हृदय में नेजे की भांति। नेजे, नेज क्या होता है? कुछ आ ही नहीं रहा है, ये कुछ और होगा। नायक कहता है तेरे नाक की खूबी और कर्ण का आभूषण मेरे हृदय में नेजे की नोक, होता होगा कुछ की तरह धस गई, छोड़ो। कभी बिहारी कहते हैं कि वह बाला इतनी दुधिया गोरी है कि चांदनी में मिल गई है जोन। नायिका के गौर वर्ण के कारण मालती की माला उसकी कांति से सोनजोही के सदृश हो गई है। बिहारी नयन की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि प्रीतम के छवि से छके नयन हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। वाह। कवि ने लज्जा की तुलना टूटी रस्सी से तथा चित्त की तुलना भीरे से की है। कवि ने नायिका के हंसी को नायक के लिए फांसी, रूप को उग ठोड़ी के गड्ढे को मारे गए नायक को रखने की जगह बताया। वाह वाह। नायिका के हंसी को नायक के लिए फांसी, रूप को उग ठोड़ी के गड्ढे को मारे गए नायक को रखने के लिए जगह। अरे एक बार न्यूज आया था, क्या नाम है कि प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड को मार करके घर में ही दफना के उसी के ऊपर पलंग बिछा के सो रही है। सोचो कितनी हिम्मती होगी वो। कवि कहता है कृष्ण के रूप में मिलकर अब नायिका का मन तो पानी के नमक के समान हो गया है, अर्थात उससे अलग होना संभव नहीं। कवि बिहारी ने कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि पलकों पे पीक, होठों पे अंजन, माथे पर महावर लगाकर आप भले लग रहे हैं। यहाँ बिहारी ने कृष्ण के सौंदर्य का असंगत रूप में वर्णन किया है। हे सुजान राधिके मैं तुझ पर उर्वशी, बलिहारी करती है तू मोहन के हृदय में बसी, उर्वशी के समान है। जो यहाँ यमक के माध्यम से कवि ने दो बार आय उर्वशी का एक अर्थ हृदय में वास करना तथा दूसरा अर्थ लक्ष्मी से किया। ठीक है, क्या है कि हे सुजान राधिके मैं तुझ पर उर्वशी, बलिहारी करती है तू मोहन के हृदय में बसी। ठीक। कवि ने कूच की तुलना
पर्वत से तथा गाल में पड़ने वाले डिंपल को गड्ढा कहा। बिहारी ने नायिका की नजर किबलानुमा से की है। किबलानुमा मुसलमानी समय का एक यंत्र है जिसकी सुई हमेशा मक्के की तरफ रहती है, मक्का मदीना पश्चिम दिशा में। ठीक। कवि बिहारी ने नायक और नायिका का प्रेम वाचन नेत्र के माध्यम से पूरे भवन में करवा दिया है। दोनों एक दूसरे पर रिश्ते भी हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। ये है ना कि यत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। ठीक। कवि बिहारी ने नायक और नायिका का प्रेम वाचन नेत्र के माध्यम से पूरे भवन में करवा दिया। दोनों एक दूसरे पर रिश्ते भी हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। बिहारी लाल की नायिका के पैर इतने कोमल और लाल हैं कि नाइन को उसमें महावर की गोली का भ्रम हो जाता है। नाइन मतलब जो पैर वगैरह रंगते हैं। नायिका की एड़ी इतनी रक्तिम है कि कौहर जंगली लाल फल की तरह लग रही है, जिस कारण नाइन महावर लगाना ही भूल गई या लगाने में भ्रम में पड़ गई। बिहारी की नायिका की आंख रस से युक्त है। वे कमलों का मान मर्दन करती हैं, चंचलता में खंजन पक्षी को भी मात देती हैं। हो गया बिहारी कथम। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं घनानंद। ठीक। चलिए, घनानंद का समय 1689 1739। ठीक। इनका जन्म बुलंदशहर में, मृत्यु वृंदावन में माना जाता है। रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रणेता माने जाते हैं। मान लो उसमें तो हैं ही, लेकिन उसके ये शुरू करो यानी प्रवर्तक कह सकती हो आप, प्रणेता भी माने जाते हैं। ठीक है। घनानंद का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था और ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद का समय संवत 1746 तक माना है। घनानंद का आरंभिक जीवन दिल्ली तथा बाद का वृंदावन में बीता। वे साहित्य और ये ठीक है। हाँ, ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ये 4 ऑप्शन ऐसे आते हैं ना आश्रित राजाओं को लेकर के, उसमें से एक गलत होता है या सही छांटना होता है, इस तरीके। ठीक। बादशाह रंगीले के दरबार में रहने वाली नर्तकी सुजान के प्रति घनानंद, ये कैसे हो गया भाई? हाँ, आसक्त थे। फिर आगे दूसरा पॉइंट है, दरबारियों के षड्यंत्र से घनानंद को दरबार और सुजान दोनों से अलग होना पड़ा। सुजान से विरक्त होकर घनानंद वृंदावन चले और यहीं पर निम्बार्क संप्रदाय के श्री वृंदावन देव से दीक्षा ग्रहण की। घनानंद का सखी भाव सूचक नाम बहुगुनी था। धनानंद लिखा हुआ है। घनानंद का सखी भाव सूचक नाम बहुगुनी। घनानंद का प्रिय शब्द सुजान है, जो पहले अपनी प्रेयसी के लिए प्रयुक्त करते थे, बाद में ये कृष्ण के लिए समर्पित कर दिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सुजान का प्रयोग अपनी प्रेमिका के अलावा और किसके लिए करते थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रामचंद्र शुक्ल से इत्तेफाक रखते हैं, मतलब मानते हैं ये भी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में हुई। कहा जाता है कि लुटेरे ने इनसे जर 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 धन 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 कहते थे और ये उसे उलटकर बज धूल उठाकर उन्हें रज 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 धूल 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 कहते। वही ना कि जर जोरू और जमीन। चलिए, घनानंद की रचनाएं कुछ देख लेते हैं। इनकी 41 रचनाएं टोटल बताई जाती हैं।
जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है उसको लिखते चलिए। ठीक, सुजान हित, इश्क लता, प्रेम सरोवर, वियोग बेली, ठीक, और ब्रज विलास, रसंत, ये सब तो ठीक है, आगे और आएगा। ब्रिज भानपुर, सुषमा, कोल, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरी पूजन, विचार सार, दान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, धाम चमत्कार, प्रियादास, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित, प्रेम पहेली, रस नायस, गोकुल विनोद, ब्रज व्यवहार, मुरली कामोद, मुरली कामोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरिगाथा, ब्रज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंदु, कवित संग्रह, अस्फुट पदावली, एक और कोई है, अच्छा कहाँ गया, हाँ ये है ब्रज विलास, ब्रज विलास, और ये प्रेम सरोवर, इश्क लता, सुजान हित, वियोग बेली। ठीक है, चलिए घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं में ये 8 हैं, कितनी हैं, 8 हैं। सुजान सार, रसकेली, विरह लीला, इश्क लता, वियोग बेली, कृपाकंद, कोकसार। हाँ रसकेली बेल जो ऊपर बताया हूं। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा, प्रेम की पीर के कवि हैं। नगेंद्र के अनुसार घनानंद ने 752 कवित सवैया, 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयों की रचना की। इनका विरह लीला ब्रज भाषा में है लेकिन छंद फारसी के हैं। ठीक, विरह लीला इनका ब्रज भाषा का है लेकिन छंद फारसी के हैं। ठीक, चलिए घनानंद के बारे में विद्वानों की राय। ठीक, आचार्य शुक्ल, इनकी से विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ ही नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रीत और माधुर्य भी अपूर्व है। ठीक, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जनादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी हुआ ही नहीं। तीसरा कहते हैं कि घनानंद ने तो अपने प्रेम के ताप को बिहारी की तरह, ना तो थर्मामीटर है, धर्मामीटर लिखा हुआ, थर्मामीटर के पैमाने पर नापा है, ना ही बाहरी उछल कूद मचाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वियोग प्रशांत और गंभीर। ठीक, और सही बात है, बाहर से शांत रहने के लिए अंदर बहुत उछलना पड़ता है। चलिए लाक्षणिकता, मीना लाक्षणिकता, लाक्षणिकता, मीना और प्रयोग बैच, ये क्या क्या आ गया है जो इनमें दिखाई पड़ी है। खेद है कि वह फिर 1.25 वर्ष पीछे चली गई। क्या हो सकता है यहाँ पे, उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल के उत्तर का धारा में, ये तो कल हुआ भी था, अभिव्यंजनावाद में बताया था, क्रोचे का है। लाक्षणिकता और प्रयोग, कल भी था लेकिन ये मीना और बैच का हो सकता है। लाक्षणिकता और प्रयोग की जो इनमें नहीं कुछ है, लाक्षणिकता और प्रयोग की जो धारा हो सकता है या वेग हो सकता है कि वह पिछले पौने, चलिए मैं भेज दूंगा, कि वह पिछले 1.25 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में है।
अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए। अभिव्यंजनावाद पूछा जाता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, है क्रोचे का। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद, इतना गलत टाइप होता है भाई, बनानंद लिखा हुआ है। घनानंद ने विरोधाभास के द्वारा दिया। चलिए, घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं के अनूठे तरंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ठीक, ये परशुराम चतुर्वेदी का पूछा नहीं जाता, ये भी कल हो गया था शायद, रामधारी सिंह दिनकर का। रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूत निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है। ठीक, और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा में है। ठीक, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, ये तो मान लो जहां से मैं उठाया हूं वो प्रभात कुमार प्रभाकर का है। ठीक, घनानंद के प्रेम में वासना की उपासना नहीं बल्कि भावना की साधना है। ठीक, घनानंद के प्रेम में वासना की उपासना नहीं बल्कि साधना की, भावना की साधना है। ठीक, आगे आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। जहां इस प्रकार की कृति दिखाई दे उसे निसंकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है। घनानंद की रचनाओं के दो पहलू हैं, पहला संवेदना, दूसरा भक्ति। संवेदनाएं इनकी अभिधा की रचनाएं हैं। ठीक, और लक्षण और व्यंजना के रूप में, व्यंग के रूप में ज्यादा प्रयोग हुई है। ये भाषा प्रवीण और ब्रज भाषा प्रवीण दोनों कहे जाते हैं। घनानंद अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी, अरबी, फारसी, खड़ी बोली आदि का प्रयोग किया है। और अलंकार इसको छोड़िए। घनानंद पर रचित एक प्रशस्त पद है जिसके रचनाकार ब्रजनाथ है। प्रेम सदा अति ऊंची लहने की पीर तुकी, ये इनका है, श्री ब्रजनाथ का है। मतलब इनकी प्रशंसा में, प्रशस्ति पत्र मतलब होता है प्रशंसा। ठीक, प्रेम सदा अति ऊंची लहने की पीर तकी, यह पद भी प्रशस्ति मूलक है जिसके रचनाकार ब्रजनाथ है। ठीक, और कुछ घनानंद के पद देख लें कि पढ़ लेते हैं। हाँ, घनानंद के प्रसिद्ध पद्यांश, लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जलवावली द्वय। लट लोट कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली द्वय, मतलब आंख, मतलब बहुत ज्यादा रोते हैं। लट लोल कपोल कलोल करे, मतलब बहुत ज्यादा अंदर तूफान मचा हुआ है दोनों आंखों से। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिह मनोरूप अवय धर च्वय। आगे कि भोर के साँझ लौकानन और निहारति बावरी, नैक नहारति मोहन सोहन जोहन की लागी, रहे आखिन के उर आरती। भोर ते साँझ लौकानन और निहार, मतलब सुबह से शाम तक देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। कानन मतलब होता जंगल। नैक नहारति मोहन सोहन जोहन की लागी, मतलब कि कृष्ण की या अपनी ये कह लीजिए प्रेमिका के राह जो होते रहते हैं, देखते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। आखिन के उर आरती, काहू कल पाए है सौ क्या है, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए, इसको समझिए। देखिए, काहू मतलब कौन, एक होता ना कल्पना,
मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा में रहना। सो कैसे कल पाए, इतना दुख है इतना ज्यादा है तो कल कैसे आएगा, कल कैसे पाऊंगा मैं। समझ में आया? काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए। ठीक। या मन की जू दशा घनानंद जीव की जीवन जान ही जाने। ठीक है, या मन की जू दशा, जो घनानंद की दशा है जीव की जीवन जान ही जाने, वो मैं ही जानता हूँ ना। कि एक वो रील भी आता है, क्या नाम, मैं देखा कि जो अब कहता ना वो मिर्जापुर का जो डायलॉग है कि बंदा कभी कभी बहुत परेशान होता है तो बोलता है कि समझ सकता हूँ, बोलता नहीं, कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीत रही। और ये सही बात है। इंसान सांत्वना दे सकता है और बोल सकता है उससे अच्छी मिलेगी, और कुछ भी बोल सकता है आगे और अच्छा होगा, ये एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो अगला होगा। लेकिन जो वो सिचुएशन हो और उस चीज से पार हो जाना ना, बहुत, अरे हर चीज के लिए, चाहे आप एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं, प्रेम में फेल हो जा रहे हैं, कुछ भी है। एक है कि कौन कहता है कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। मतलब कि अगर पहला एग्जाम भी नहीं निकला है तो आप दूसरे के लिए तो एकदम तन मन धन से लग जाइए। आप दूसरे की, आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो पहले जो फेल हुए तो उसका डर दोगुना बढ़ जाता है ना। तो मत दौरी थकी न लहे। और एक शेर है कि जो है, देखो ध्यान ही नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा शेर है, चलिए याद आएगा तो बताऊं। मेरा घर जल चुका है बचा ही क्या है। मैं ऐसे कुछ है कि मेरा घर जल चुका है अब बचा ही क्या है, बच गया हूं मैं तो जला ही क्या है। हाँ। मीत सुजान अनीत की पार्टी इतय पे न जानिए कौने पढ़ाई, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो। ठीक। मीत सुजान अनीत की पार्टी इतय पे न जानिए कौन पढ़ाई, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, मतलब वो उनसे बोलते हैं कि हमारा निधान करो, मतलब निदान करो। अब मीत सुजान अनीत की पार्टी, मित्र सुजान, अनीत यानी कि नीति से इतर। ठीक। इतर पे न जानिए कौन पढ़ाई, तुम हमारी मित्रता को नहीं समझ पा रहे, क्या पढ़ रहे, मतलब कौन सी पढ़ाई की हो या कौन सा ज्ञान है आपके पास। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, मेरे हित में जो बात हो उसका निदान आप करिए। ठीक। घनानंद मित सुजान बिना सब ही सुख साज समाज हरे, तपहार पहाड़ से लागत है अब आन के बीच पहाड़ पर है। घनानंद मित सुजान बिना सब ही सुख साज समाज है, कि तुम्हारे बिना सब बेकार है। तब हार पहाड़ से लागत है अब आन के बीच पहाड़, तब हार पहाड़ से लागत है, कि एक समय था कि जब लगता था कि क्या नाम है तुमको नहीं पाना या तुमको हार जाना पहाड़ है, अब आन के बीच पहाड़ पर है, अब तुम मेरे पास नहीं आ रहे, ऐसे लग रहा है बीच में कोई बहुत बड़ा पर्वत है। तब हार पहाड़ से लागत है, तब हार जाना यानी कि डांट देना या जो भी सारी चीजें हैं, मिल ना पाना, तब हार पहाड़ से लागत है अब आन के बीच पहाड़ पर है। ठीक। क्योंकि वो वहां से तो भगा दिए गए थे। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोड़िए। ये देखो कितनी बढ़िया पंक्ति है। जो निर्धार आधार दधार मझार दई गई बाह बोरिए जो। पहले अपनाए सुजान स्नेह, मतलब पहले तो तुमने प्रेम किया, क्यों फिर नेह के तोड़िए, फिर क्यों तोड़ दे रिश्ता। ठीक। पहले अपनाए सुजान कहें कि, देखो एक शेर है सुनाता हूं आपको, कि मोहब्बत में आज अदाकारियां बहुत हैं और तू कहती है मुझ में मक्कारियां बहुत हैं। मोहब्बत में आज, इसी से याद है कि मोहब्बत में आज अदाकारियां बहुत हैं और तू कहती है मुझ में मक्कारियां बहुत हैं। एक होता है ना कि जब कोई लड़का या लड़की किसी से कह दे तुम नहीं मिलोगे या तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगी, तो उसके बाद कुछ महीने बाद मिले तो बोले कि अरे तुम तो मरने वाले थे, यही था तुम्हारा प्यार। तो ये कि मोहब्बत में आज अदाकारियां बहुत हैं। अदाकारियां मतलब आप बस निभाते चले जाते हो
कि सामने वाले को यूज कर रहे हो, उसको दिखा रहे हो मैं बहुत अच्छा हूँ। मोहब्बत में आज अदाकारियाँ बहुत है, तू कहती थी मुझ में मक्कारियाँ बहुत है। मर तो मैं भी गया होता तेरे इश्क में मेरी जान, पर मेरे कंधे पे आज जिम्मेदारियां बहुत। ठीक, सिर्फ तुम ही थोड़ी हो, परिवार भी तो है। कि पहले अपनाए सुजान सने सो क्यों फिर नेह के तोड़िए, जू निर्धार आधार दे धार मझार दे गई भाई बाप। पहले अपनाई और फिर तोड़ दिया। तू जू निर्धार आधार दे मझार दई गई बाह बोरी, मतलब कि बाह पकड़ के तुमने मझार में बोर दिया बिना किसी आधार के, निर्धार के। ये रावरे रूप की नीति अनुभव कई बार पूछा गया है। नयो नयो लागत जय जनी है, मतलब आपका रूप हमेशा सुंदर रखता है कि जितनी बार निहारो उतनी बार नया लगता है। बिरह समीर की झकोरन अधीर नेहनीर भीज्यो जीवत गुड़ी लो उड़े रहे। बिरह समीर झकोरन अधीर, बिरह समीर मतलब बिरह की हवा झकझोर के एकदम आधा कर दिया, अधीर कर दिया। नेहनीर भीज्यो जीवत गुड़ी लो उड़े और, मतलब कि नेह के नीर यानी कि आंसू जो है उससे मैं एकदम पूरा भीग गया हूं। गुड़ी लो उड़े रहे, तो इसका क्या होगा? गुड़ी लो, बीरह समीर झकोरन अधीर नेहनीर भीज्यो जीवत गुड़ी लो उड़े रहे। इसका नहीं समझ में आ रहा, चलिए छोड़िए। बदरा बरसे ऋतु में धिरके नितही अखिया उघरी बरसे। बादल तो एक समय पे बरसता है, ऋतु में बरसता है। धिरके नितही अखिया उघरी बर, अखिया तो हमारी हमेशा बरसती रहती। ठीक, लेकिन एक चीज जान लो कि कभी रोना नहीं चाहिए प्रेम में, कभी नहीं। और जिससे आप प्रेम करते हैं उसके सामने तो बिल्कुल नहीं, आप अकेले में रो लीजिए। जिस दिन आप उसके सामने रो दिए तो हमेशा रुलाएगा, ये 101%। नोट कर लीजिए, 1001%। कभी भी। अंतर आंच उसास तचौ अति अंग उसीज उदेग की आवस, कि जीवन मरति जान को आनन है बिन हेरे सदाई अमा। अंतर आंच उसास तचौ, तपो होगा जहां तक, अति अंग उसीज उदेग, क्या मतलब अंदर एकदम आग लगी हुई है, तप रहा है पूरा शरीर। जीवन मरति जान को आनन बिन है हेरे सदाई अमावस, मतलब हमारे तुम्हारे जाने के बाद जीवन में एकदम अंधकार। हाय अटपटी दशा निपट चटपटी सो, क्यों हूं घनानंद न सूझे सुरजानी। हाय अटपटी दशा, मतलब कि हमारी दशा कितनी खराब हो गई है। क्यों हूं घनानंद न सूझे सुरजानी, क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहां नय को सयानप बांक नहीं, तहां साचे चली तजी आप नपो झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। अति सूध स्नेह को मार्ग है, जहां नय को सयानप बांक नहीं, तहां साच चली तजी आप नपो झुझुके कपटी जे निशाक। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूद स्नेह को जहां नय को सयानप, हाँ अति सूद स्नेह का मार्ग है, और जहां नए कुसयानप बांक नहीं। कुसयानप बांक मतलब क्या होता है? हाँ, दिखावटी प्रेम नहीं करना चाहिए कि, और प्रेम का मार्ग जो है बहुत सीधा सीधा से, जहां साचे साचे नहीं, तहां साच चली तजी आप न पाओ झुझुके कपटी जे निशाक नहीं, मतलब कि आपको कपट नहीं करना चाहिए, वहां पे सामने वालों को अपना मान के चलिए, ये सारी चीजें। चलिए, कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती रे। कारी कूर कोकिला कहाँ को, मतलब कोयल को कह रहे हैं कि वो कहाँ बैर थोड़ी काटती है या बैर थोड़ी करती किसी से, कूक। लिखो कैसे प्यारे प्रेम पाती लगी असुवन झरी हवे,
वो ट्रक गलत लिखा हुआ है। वो भाई साहब, लिखी कागद कैसे प्यारे प्रेम पाती लघु बसियन झरी हवे छाती। मतलब कहते कि लिखी कैसे प्यारे प्रेम की पंक्तियां हम कैसे लिखें, लग यसुवन झरी हवे छाती। ठीक, एकदम आंसू झर रहे हैं, सब सीने में दर्द है, दिल में दर्द है कि नहीं। तुम कौन सो होगा, पाटी पढ़े हो लला मन ले है पे देहूं छटाक नहीं। ये भी बहुत बार पूछा है, ये वाला और रावरे रूप वाला, और एक हो अति स्नेह को सुग मार, वो भी कई बार है कि तुम कौन सो पाठी पढ़े हो लला मन ले पे देहू छटा। मतलब तुम कौन सी ऐसी किताब पढ़ ली हो, कौन सी पत्री पढ़ ली हो कि मन ले पे सब कुछ ले रहे हो, दे नहीं रही हो, हैं तो लेकिन उनसे मांग थोड़ी रही कि आप हमको प्रेम करो। पर काजहि देव को धारी फिरे परजन्य जथारत हो दरसो। परकारक जेह को धारी फिरो, पर काजहि देह को धारी फिरे परजन्य जथारत हो दरसों। इसका क्या होगा, पर काजहि देह को धारी फिरो, पर काजहि देह को धारी फिरो परजन्य जथारथ हाँ दरसो। इसका क्या होगा, पर काजहि देह को धारी फिरे परजन्य जथारथ हो दरसो। पर काजहि देह को धारी फिरे मतलब पर का, आप बाहरी आवरण ओढ़ के कितना भी फिरो, कितना भी चलो, पर काजहि देह को धारी फिरे परजन्य जथारथ मतलब यथार्थ होता। ठीक, हो दर्शो, यथार्थ का दर्शन कभी ना कभी हो ही जाता है। और एक ही है कि झूठ की दीवार बहुत कच्ची होती है, कभी भी गिर सकती है। ऐसे वीर पौन तैरों सबे और गौन वीरी, घनानंद के काव्य में प्रयुक्त छंद, ब्रज भाषा का अति प्रचलित छंद इनके, चलिए इसको छोड़िए ये सब। अब जो हमारे सिलेबस में है उसमें क्या क्या वर्णन को, जो प्रेमी हो ब्रज भाषा में प्रवीण हो, सौंदर्य के भेदों को जानता हो, संयोग और वियोग में पंडित हो, जो प्रेम के रंग में रंगा हो, वही घनानंद के पद को समझ सकता है। इसीलिए हम लोग नहीं समझ पा रहे है। जो प्रेमी हो ब्रज भाषा में प्रवीण हो, सौंदर्य के भेदों को जानता हो, संयोग वियोग में पंडित हो, जो प्रेम के रंग में रंगा हो, वही घनानंद के पद को समझ सकता है। घनानंद की नायिका में सौंदर्य दीप्त की लहरें ऐसी स्थिति का आभास देती हैं कि मानो उनका शरीर रूपी घट जो सौंदर्यमयी है, उसका कुछ अंश पृथ्वी पर गिर रहा हो। ठीक, घनानंद की नायिका में सौंदर्य की दीप्त की लहरें ऐसी स्थिति का आभास देती हैं कि मानो उसका शरीर रूपी घट जो सौंदर्यमयी है, उसका कुछ अंश पृथ्वी पर गिर रहा है। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग कृष्ण, राधा और अपनी प्रेयसी तीनों के लिए किया। ठीक, सुजान, कृष्ण, राधा और अपनी प्रेयसी। ठीक, कवि ने प्रेमिका के गौरवपूर्ण अर्थ को मुख सौंदर्य का हार कहा है। प्रेमिका के गौरवर्ण को मतलब गोरा चेहरा को मुख सौंदर्य का हार कहा है। ठीक है, टाइम क्या हुआ, टाइम भी हो गया है। कवि ने प्रेमिका के, ये तो हो गया। घनानंद की नायिका में वेदना का इतना आधिक्य है कि उसकी जिह्वा काम करना बंद कर देती है। नायिका कृष्ण के ना दिखाई देने पर सवेरे से सांझ तक वन की ओर निर्निमेष मतलब समझती हो, अपलक बिना पलक झपकाए देखती रहती।
कृष्ण के ना दिखने पर नायिका सांझ से सवेरे तक अपनी आंखों के तारों से आकाश के तारों को एकटक देखती रहती है। ठीक है। घनानंद कहते हैं कि जो किसी को कल पाता है, देखो आ गया, यानी तड़पाता है, उसे कल भी चैन नहीं मिलता। अर्थात दूसरे को कष्ट देने वाला सुखी नहीं रहता। लेकिन ये बहुत गलत बात लिखी हुई है। अब ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा होगा, ये लाइन बस किताबों में अच्छी लगती है। ठीक। और जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। ठीक। थोड़ा सा टेढ़े रहोगे काम हो जाता है। घनानंद कहते हैं कि मानव विरह में मरता नहीं, कष्ट सहता है। वियोग और संयोग के लिए दो अप्रस्तुतों की चर्चा बहुत होती है। बिछरनी मीन को अमिलनी पतंग की, मीन का बिछड़ना और पतंगे का मिलना। ठीक। मीन मतलब मछली। घनानंद ने अपने सुजान को हित का कोष कहा है। घनानंद का कहना है संयोग में निकटता इतनी थी कि हार का व्यवधान भी पहाड़ से लगते थे। आय हाय। और आज दूरी इतनी हो गई कि वास्तव में उसके बीच एक नहीं अनेक पहाड़। घनानंद कहते हैं कि क्या यह ठीक है कि निराधार मझधार में डूबने वाले को बचाया जाए, हाथ पकड़कर जीवन दान दिया जाए और फिर उसे बांह पकड़कर फिर डुबा दिया जाए। घनानंद कहते हैं कि जो मर रहा हो उसे जिलाकर विष देना उचित नहीं। सौंदर्य की अद्वितीय रीत बताते हुए कहा गया है कि जितना निहारा जाए उतना दिखता। कितना बचा है? 2 पेज और, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। घनानंद के प्रेम में प्रेमी सर्वात्मना प्रिय के भरोसे है। ठीक। यही चाहे काला करे स्याह करे, या यही चाहे सफेद करे श्वेत करे। घनानंद की नायिका अपने नायक को रस का घर और कृपा का कोष मानती है। घनानंद अपने प्रभु में कृपा के कान लगे होने की बात करते हैं। प्रेमी बतलाता है कि प्रेम में शारीरिक अथवा मानसिक यंत्रणा का भय बिल्कुल नहीं रहता। घनानंद का कहना है कि जिसने कभी किसी दुख का अनुभव ही ना किया हो वह दूसरे के दुख को कैसे समझ सकता है। संयोग और वियोग को सापेक्ष स्थिति वाला बताया गया है। जिसने वियोग नहीं जाना वह संयोग को भी नहीं जान सकता। प्रेमावेश और भूतावेश दोनों की एक स्थिति बताई गई है। विरह प्रेमोन्माद को जन्म देता है। विरह क्या है? प्रेमोन्माद को जन्म देता। ये बात सच है। जब कोई आपको छोड़ के जाता था और ज्यादा प्यार उमड़ता है। घनानंद ने अपने पद में विरह को भस्मक रोग पेटू से तुलना किया। वे वस्तुएं जो संयोग में सुख देती थी विरह में दुखदायिनी हो जाती हैं। कभी सुगंधित और शीतल वायु से हृदय शीतल और प्रफुल्लित होता था, किंतु वही वस्तु उसे जला रही है। यह भी सच है। जो चीजें हमें सुख देती हैं वही चीजें बाद में रुलाती भी है। ठीक। जो प्राण पहले प्रेम के प्रोसर से पुष्ट होते थे अब वही दुख से गल रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। और कल से हम लोग शुरू करेंगे क्या? कल से क्या शुरू करेंगे? आधुनिक काल। ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।